Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. In today's video, we will start chapter number 7 of science, that is control and coordination, which is a part of biology. Now in chapter number 6, that is life process, हमने क्या पढ़ा? हमने देखा digestion, right? Excretion, transportation, respiration. These are all the different life processes जो essential है एक living organisms के survival के लिए, right? And in that chapter only, in the beginning part, what we discussed that if we see something moving, it is alive. Okay, beginning में हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं, सो डैट मीन्स इट इज़ अलाइव. ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. सो उसी मूवमेंट से रिलेटेड हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को मूवमेंट के बारे में. सो मूवमेंट जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दैट इज मूवमेंट कैन बी related to the growth or movement can be not related to the growth. Okay, it can be related to the growth or not related to the growth. We'll see the examples and understand. Like in plants and animals growth. जो प्लांट में ग्रोथ होता है, राइट, प्लांट एक सीड से एक बड़ा प्लांट एंड देन ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ ए मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ. प्लांट जो है, जैसे हम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, वैसे प्लांट्स नहीं हो सकते. प्लांट्स में मूवमेंट होता है बट दैट मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ. as well as in humans as well as in all the animals also this growth happens, this movement happens. Okay, आज से 10 साल पहले आप भी साइज़ में स्मॉल थे, एक बेबी थे छोटे से, और आज 10 साल बाद आपका ग्रोथ हो चुका है. ओके, और आज से 10 साल बाद भी आपका ग्रोथ होगा. सो दैट इज़ ए मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ. आ रहा है समझ में? मूवमेंट रिलेटेड टू द ग्रोथ की एग्जांपल्स है, प्लांट्स में होता है एज वेल एज एनिमल्स की ग्रोथ में भी देखने को मिलता है. बट मोशंस यानी कि मूवमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है. जैसे कि एक कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग कर्ड. ओके, ये सारे जो एग्जांपल्स है, जैसे कि एक बिल्ली का भागना, बच्चों का खेलना, बफेलो जो च्यू करते रहते अपने फूड को बार बार च्यू करते रहते, तो इसमें कहीं पर भी ग्रोथ का कोई रोल नहीं है. ये सारे जो एग्जांपल्स है, यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है. ओके, बट ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं हैं. सो हम जो है इनिशियली इस चैप्टर में मूवमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हम ये मूवमेंट क्यों करते हैं, हमारे लाइफ में ये मूवमेंट क्यों हो रहा है. जैसे कि अभी मैं भी मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने कैप लगा लिया मार्कर का, ये मैंने कैप रिमूव किया. ओके, ये मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे आ गया. ओके, ये मैंने राइट हैंड रेस किया. ओके, ये मैंने लेफ़्ट हैंड रेस किया. सो ये सारे मूवमेंट्स हम कर रहे हैं. मैं जब बोल रहा हूँ मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो ये सारे मूवमेंट्स हम क्यों करते हैं. द आंसर टू द क्वेश्चन इज ए मूवमेंट इज कॉज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द एनवायरनमेंट of the organisms or as an attempt to use changes in the environment for their advantages. What does it mean कि मूवमेंट क्यों होता है. मूवमेंट इज कॉज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आएंगे, जैसे चेंजेस आएंगे उसकी रिस्पॉन्स में मूवमेंट होगा. ओके, उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होगा. जैसे कि गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, फ़ैन ऑन करोगे. ओके, फ़ैन ऑन करोगे क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में आपको गर्मी लग रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में आप मूव होके फ़ैन ऑन करते हो. सो दैट इज़ ए मूवमेंट जो अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुए उसके कारण आपने मूवमेंट किया. ओके, और एज एन अटैम्प्ट टू यूज़ चेंज इन द इन्वायरमेंट फॉर द एडवांटेज, या फिर जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ है उससे कुछ एडवांटेज मिल सके, उसके लिए भी मूवमेंट होता है. जैसे कि एक कैट रनिंग, अभी कैट को आपने रन करते हुए देखा होगा, तो कैट रन करेगी तो उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं. शायद उसने एक रैट को देखा हो तो उसे खाने के लिए वो रन कर रही हो, या फिर वो किसी डॉग से डर के भाग रही हो. ओके, और तो यहाँ पे जो है वो सपोज़ कि रैट के पीछे भाग रही थी तो उसे एक एडवांटेज था, उससे फूड मिलने वाला था. या फिर डॉग से डर के भाग रही हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग रही है. सो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं
उसके रिस्पॉन्स में ये कैट रन कर रही है यहाँ पे। सिमिलरली चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन्स, तो वो क्यों खेलते हैं वहाँ पे? बिकॉज दे लव टू प्ले देयर, बिकॉज दे इंजॉय देयर, बिकॉज दे आर हैप्पी देयर। सो दे आर गेटिंग एडवांटेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऐसे उनको चीज़ें दिखी, स्विंग्स दिखा, सीसॉ दिखा, ओके, सब बच्चे खेल रहे दिखा, तो वो वहाँ पे जाके खेलेंगे बिकॉज दे विल गेट एडवांटेज ऑफ दैट। सो मूवमेंट होगा वहाँ पर भी। बफेलो च्यूइंग कर्ड, बफेलो बार बार जो अपना फूड को च्यू करते हैं बिकॉज उससे जितना हो सके उतने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सके ताकि प्रॉपरली फूड जो है वो डाइजेस्ट हो। सो ये सारे मूवमेंट्स जो है हम इसलिए करते हैं बिकॉज इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। सो उस चेंजेस के रिस्पॉन्ड में हम मूवमेंट करेंगे, या फिर उस चेंजेस से कुछ एडवांटेज हमको मिलता हो उसके लिए भी हम मूवमेंट करते हैं। ओके, सपोज यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस एंड सडनली ए ब्राइट लाइट falls on your eyes. What you will do? You will hide your eyes, right? Like this, or in your own way. What you will do? आप अपनी eyes को protect करने को try करोगे because that light when it will enter into your eye it can damage your eyes, right? So to protect your eyes आप वहाँ पे movement करोगे। आप ऐसे खड़े हो और किसी से बात कर रहे हो और अचानक से आपने देखा यहाँ से पत्थर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? सब बचने की ट्राई करोगे, राइट? पत्थर आ रहा है तो आओ पत्थर लग जा मुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो आप बचने की ट्राई करोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। सो इन्वायरमेंट में जैसा चेंजेस होगा उससे कुछ एडवांटेज मिलता हो या फिर उसके रिस्पॉन्ड के लिए हम ये सारे मूवमेंट्स करते हैं दैट इज़ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ। ओके, अभी मुझे ये समझाना था तो मैंने ये मेरे राइट हैंड रेस करके ऐसे करके समझाया बिकॉज इससे आपको बेटर वे में समझ में आएगा। सो दिस ऑल मूवमेंट्स आर डन फॉर दिस रीजन्स। ओके, now living organism use systems providing control and coordination। so ये सारे जो movements है वो बहुत ही कंट्रोल वे में होते हैं। ओके, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। ओके, जहाँ से आप वीडियो देखना चाहते हो वहाँ से आप देख रहे हो, जो आप लिख रहे हो वो प्रॉपरली लिख रहे हो, जो आपका माइंड सोच रहा है हाँ ये लिखना है तो ये नोट डाउन भी कर रहे हो। so सोच सकते हो कितना कंट्रोल वे में हो रहा है। ओके, बैठना है बैठ जाओगे, स्टैंड होना है स्टैंड हो जाओगे, सोना है सो जाओगे, खाना है खाओगे। सो कितना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है पूरे हमारे बॉडी में। ओके, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, वेरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में ये सब कुछ हो रहा है। सो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो ये सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हैंडल करेगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनिमल्स नर्वस सिस्टम। इन क्लास 9th you have studied the chapter tissue. Okay, in that we have talked about the neuron, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, नर्व सेल के बारे में। ओके, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। एनिमल्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट, एकदम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में जो मूवमेंट हम कर सकते हैं वो किसकी मदद से होता है? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़ की मदद से। ओके, नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ जो मसल्स हैं हमारे, ओके, मसल्स मूव हो गए, और नर्वस टिश्यू जो मतलब कि डायरेक्ट करेगा कि किस तरह से मूवमेंट करना है। सो ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट हम करेंगे। ओके, नर्वस यानी कि जो हमारा ब्रेन पूरा हमारा न्यूरॉन से बना हुआ है, ब्रेन, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नर्वस टिश्यू और जो मसल्स के जो टिश्यूज़ है वो मूव हो गए। ओके, वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिससे मूवमेंट कॉज होगा और हम मूवमेंट कर सकेंगे। ओके, टिश्यू मीन्स व्हाट? टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल, ओके, टू डू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells which are called receptors। सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो हमारे इन्वायरमेंट में है, ओके, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स आर देयर। ओके, नर्व सेल्स मीन्स व्हाट? विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन के देर आर सम स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ न्यूरॉन विच आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स, जो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्वायरमेंट में इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने ये फ़ोन रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, वो मेरे आइज़ के रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं एंड उसी की वजह से मैं ये सारा कुछ बोल पा रहा हूँ। तो दैट आर व्हाट कॉल्ड एज रिसेप्टर्स।
रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड वेयर इन आर सेंस ऑर्गन्स, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ न्यूरॉन, दैट इज द नर्व सेल्स। ओके, देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया है रिसेप्टर्स के लिए, वो कहाँ पे लोकेशन उनका और उनका क्या फंक्शंस है उसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर्स, रिमेंबर दिस, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, जो हमारा टंग है, ओके, वहाँ पर जो सरफेस है टंग का, उसके ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ओके, जो क्या करेंगे, टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। ओके, सपोज कि आप कुछ स्पाइसी खाते हो, ओके, तो तब यही गस्टेटरी रिसेप्टर्स वो टेस्ट को डिटेक्ट करेगी कि जो आपने फूड खाया है वो स्पाइसी है, और उससे वो न्यूरॉन की मदद से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा, और फिर हमारा ब्रेन जो है डिसीजन लेगा कि स्पाइसी खाया है तो पानी पीना पड़ेगा, तो हम पानी पिएंगे। ओके, सो जो टंग के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, द नेम इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच विल डिटेक्ट द टेस्ट। सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओके, ऑल्फैक्टरी ये वर्ड पहले डिस्कस हुआ है इन चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस ऑन सॉल्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी, व्हाट वाज इट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज करके बताएगा कि सब्सटेंस सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, राइट। सो ऑल्फैक्टरी मीन्स related to the smell. So olfactory receptors are located at the nasal epithelium. ये जो हमारा नोज है, नोज के इनर साइड अंदर की तरफ जो लेयर है, वहाँ पर olfactory receptors है जो क्या डिटेक्ट करेंगे, स्मेल डिटेक्ट करेंगे। ओके, स्मेल डिटेक्ट करेंगे। सो जब भी अच्छी स्मेल आएगी तो वी विल फील गुड, और जब भी बुरी स्मेल आएगी तो वी विल गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल को डिटेक्ट कर रही है, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। थिग्मो रिसेप्टर्स मीन्स विच इज़ लोकेटेड इन द स्किन, स्किन में लोकेटेड है, और ये टच को डिटेक्ट करेंगे। ओके, सपोज बाय मिस्टेकली हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, सो हम वहाँ से हाथ मूव कर देंगे। ओके, सो वो जो रिसीव किया है वो टच को, वो कौन है, दैट इज़ द थिग्मो रिसेप्टर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द स्किन, होल ओवर द बॉडी। ओके, मस्कीटो काट रहा है तो मस्कीटो काट रहा है तो हम वहाँ पे मस्कीटो को मारने जाएंगे, दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे थिग्मो रिसेप्टर्स ने वो पेन को डिटेक्ट किया है और ब्रेन को मैसेज पास किया है। देन फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड आर आइज़। ओके, जो हम देख रहे हैं और देखने के अकॉर्डिंग हम जो डिसीजन लेंगे, तो वहाँ पे रिसीव करने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट विच विल डिटेक्ट द विजन। देन ऑडियो or also called as phono, audio receptors और phono receptors which is present in the internal ear, हमारे inner ear में present होगा, जो audio को receive करेंगे and on that basis हम जो है आंसर देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। सो ये 5 रिसेप्टर्स आपको याद रखना है, उनका लोकेशन याद रखना है, और उनका क्या फंक्शंस है वो भी आपको याद रखना है। ओके, in class 9th we have discussed about neuron which is also called as nerve cell, okay, in the chapter tissue. न्यूरॉन इज़ व्हाट, न्यूरॉन से मिलकर हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ओके, नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, हमारा ब्रेन, ओके, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, देन आर नर्व्स, ये सारी की सारी चीज़ें न्यूरॉन से मिलके ही बनी हुई है। ओके, न्यूरॉन इज़ द फंडामेंटल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, सो क्लास 10th में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फंक्शन। सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज़। Let's recall what we have seen in class 9th. This is the structure. Okay, this is the nucleus of this neuron. ये जो एक सेल है, और इस सेल का जो एक न्यूक्लियस रहेगा, right, that is here. This is the nucleus. Then this is what, this space is what, this is the cell body. ये जो है पूरा का पूरा सेल बॉडी है। ओके, ये जो ब्रांचेस जैसे निकले हुए हैं ना, दैट इज व्हाट, डेंड्राइट। ओके, दिस इज नॉट न्यू, दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. Then what is this? This is what, axon. This is called as axon. Okay, and this is what, the nerve ending. अब ये क्या है, इनका क्या फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे न्यूरॉन क्या करेगा, न्यूरॉन जो है मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। ओके, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, पेन हो रहा है, व्हाटएवर, जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करेगा ब्रेन को, और ब्रेन फिर उसके बारे में सोचेगा, और फिर वहाँ से वापस वो
मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, एंड ऑन दैट बेसिस हम रिएक्शन करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मैं ये पढ़ रहा हूँ अभी, इन्फॉर्मेशन एक्वायर्स एट डेंड्राइटिक टिप, राइट। ये जो मैंने रीड किया वो मेरे आइज़ के जो रिसेप्टर है, जो हमने देखा इससे पहले, दैट इज़ द फोटो रिसेप्टर, उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये क्या लिखा है, और फिर वो जो है न्यूरॉन के थ्रू मेरे ब्रेन तक पहुंचा, एंड फिर मेरे ब्रेन ने उससे रीड किया, एंड ऑन दैट बेसिस में यहाँ पे प्रोनाउंस करूँगा लाइक दिस कि इन्फॉर्मेशन एक्वायर्स एट डेंड्राइटिक टिप। सो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। सो information acquires at dendritic tip of neuron sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse। ध्यान से समझो इसे। सबसे पहले क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से एक्वायर होगी? रिमेंबर, वेरी सिंपल, ध्यान से समझो। इंफॉर्मेशन एक्वायर्स एट डेंड्राइटिक टिप। जो ये डेंड्राइट है, राइट, ये जो ब्रांचेस जैसे निकले हुए हैं, ये डेंड्राइट की जो टिप है, ओके, सबसे एंड पॉइंट है, ओके, हर एक डेंड्राइट का जो एंड पॉइंट है वहाँ से सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन एक्वायर होगा। ओके, डेंड्राइट का रोल क्या है? सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। एंड जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्वायर होगा, इट विल सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वहाँ पे क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगा, देयर विल सेट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन, एंड उससे क्या होगा क्रिएट? उससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगा। ओके, एज दिस आर ऑल लिविंग सेल्स, यहाँ पर इनके अंदर एबिलिटी है कि ये जो डेंड्राइट है यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर होगा हर एक तरफ से, ओके, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगा, जिससे क्या क्रिएट होगा? देयर विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अगेन रिपीटिंग कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्वायर होगा, एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगा, जिससे क्या क्रिएट होगा? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। इसमें बहुत ही फास्ट हम मूव हो गए हैं। क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा अब डेंड्राइट से कहाँ पे? सेल बॉडी से। डेंड्राइट्स, हर एक डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्वायर हुआ और वो सेल बॉडी में पास होगा इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे सेल बॉडी में आ गया इंफॉर्मेशन, एंड फ्रॉम हियर इट विल पास अलोंग द एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है, ये जो सेल है, ये इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि एक नॉर्मल सेल की तरह, बट ये जो एक्सॉन है इसकी साइज़ जो है वो वेराई कर सकती है। सो ये एक्सॉन से ये जो इंफॉर्मेशन है वो पास होगी, एंड देन इट विल रीच एट द नर्व एंडिंग। ओके, इट विल रीच टू द एंडिंग। At the end of the axon, electrical impulse releases some chemicals which cross the synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of next neuron. Means what? ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट हुआ आपको पता चला, नर्व एंडिंग तक पहुंच गए। अब नर्व एंडिंग पे पहुंचने के बाद क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, रिलीजेस सम केमिकल्स, यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होगा, जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे सेट ऑफ हुआ था, राइट, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होगा विच क्रॉस द साइनेप्स एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साइनेप्स। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। साइनेप्स मीन्स व्हाट? द गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन। मतलब क्या? ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे इसका एंड हो गया, तो यहाँ पे एक गैप होगा, ओके, उसके बाद सिमिलर वापस एक न्यूरॉन होगा, इस तरह से डेंड्राइट हो गए, ओके, फिर सेल बॉडी होगा, न्यूक्लियस होगा, एक्सॉन होगा, एंड सो ऑन। सेम टू सेम इसी को कॉपी करना है यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, सो 2 न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है, दोनों के बीच में गैप है। सो ये जो गैप है उसी को हम क्या कहेंगे? साइनेप्स। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज साइनेप्स। सो जो केमिकल यहाँ पर रिलीज हुआ है वो क्या करेंगे? ये जो साइनेप्स है उसे कवर करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से फिर से इंफॉर्मेशन एक्वायर होगी, और फिर से यही सेम प्रोसीजर होगा। सेल बॉडी में पहले इंफॉर्मेशन, एंड देन एक्सॉन से नर्व एंडिंग, फिर से साइनेप्स आएगा और न्यूरॉन को पास किया जाएगा मैसेज। तो इस तरह से नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा। हुआ क्लियर? ओके, सो इस तरह से ये फंक्शन होगा।
ओके, एंड देन फिर ये ब्रेन तक इस तरह से पहुंचेगा, फिर ब्रेन फिर से मैसेज को ट्रांसमिट करेगा एंड ऑन दैट बेसिस हम रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो यहाँ पे ये सेकंड फिगर देखो अब, दैट इज व्हाट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स व्हाट, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन एंड मस्कुलर मीन्स मसल्स, यानी कि जो यहाँ पर न्यूरॉन और मसल्स का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ओके, वेर दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जैसे कि ये जो है बैकग्राउंड में ये सिलेंड्रिकल शेप में जो दिख रहा है, दैट इज़ द मसल फाइबर। बहुत ही जूम किया हुआ ये फोटो है, यहाँ पे फिगर है, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मसल फाइबर, और ये क्या है, दिस इज द न्यूरॉन विच इज अटैच्ड विद द मसल फाइबर। सो यहाँ पे ये जो है सारे न्यूरॉन है, ये डेंड्राइटिक टिप है, ओके, दिस आर द डेंड्राइटिक टिप। यहाँ से मैसेज एक्वायर होगा, यहाँ पे ये सेल बॉडी है, एंड देन ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे न्यूरॉन कंबाइन होकर एक्सॉन में हो गया, फिर यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होगा, ओके। दिस आर व्हाट, न्यूरॉन। देन ये क्या है, ये जो पाइपलाइन दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कैपिलरी। कैपिलरी मीन्स व्हाट, यू हैव सीन इन क्लास 10th ओनली इन चैप्टर नंबर 6, दैट इज ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे ब्लड वेसल्स एकदम टाइनी पाइपलाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके जो वॉल होते हैं 1 सेल थिक होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा। ये जो मसल फाइबर है, राइट, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो सारा का सारा ब्लड है इस कैपिलरी से आके यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, दैट कैपिलरी इट इज। यहाँ पे कैपिलरी है, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द मसल फाइबर। ये जो है न्यूरॉन्स है, देखो इस तरह से अटैच्ड है, यहाँ पर मतलब रिसेप्टर है, एक रिसीव करेगी मैसेज और फिर ये एक्सॉन के थ्रू आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। देखो इसको हमने यहाँ पे जूम किया। सो ये जो है मसल है, मसल फाइबर, ओके, और ये जो है एक डेंड्राइटिक टिप जो है अटैच है मसल्स के साथ, ओके। सो यहाँ पर ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एनर्जी फॉर्म करती है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट, क्लास 9 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ATP के फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करती है। सो यहाँ पे देखने के लिए ये है कि ये जो है न्यूरॉन का एक पार्ट है, दैट इज द डेंड्राइटिक टिप, और ये जो है मसल है जिसके साथ ये अटैच है, ओके। सो इस तरह से कुछ अटैच रहेगा और इस तरह से कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाएगा। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। हमारा जो पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू है, टिश्यू मीन्स व्हाट, ए ग्रुप ऑफ सेल, पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बना है, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरॉन्स, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। और इनका मेन काम क्या है, नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, जो किससे बना है, नर्व सेल्स, या फिर जिससे हम कह सकते हैं न्यूरॉन। उनका मेन काम यह है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ओके। सो यही इनका मेन काम है, ओके, दैट इज द नर्वस टिश्यू का, जो किससे बना है, न्यूरॉन या फिर nerve cells, okay। So this is what it is. Now let's discuss the next topic, and that is what happens in reflex action. So before that, let's understand what do we mean by reflex action. So reflex action means those action which are done without thinking, which are not in our control, which are done automatically. Let's understand with example. Suppose you are standing beside the road and you're talking with your friend, okay, and you are talking so desperately with him or her, and from this side one cycle is coming and you don't know about that cycle, okay, and suddenly the cycle came so nearby to you and you saw suddenly the cycle is coming to you. What the first thing you will do? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से मूव हो जाओगे, राइट, यू विल कम दिस साइड और दैट साइड, ओके, यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू विल नॉट थिंक एट दैट मोमेंट कि आपको यहीं पे खड़े रहना है या फिर मूव होना है, यू विल डायरेक्टली मूव एंड इन द सेंस दैट यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे थे, राइट। सपोज कि आपने बाय मिस्टेकली एक वेसल को टच कर लिया जिसमें हॉट फूड है। सो
जैसे आपने बाय मिस्टेक टच किया, आप तुरंत अपना हाथ को पीछे खींच लोगे, ओके। देन सपोज़ कि टेस्टी फूड आपने कुछ देखा, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपके माउथ में वाटर आने लगेगा। सो ये सारे जो एक्शंस है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जांपल्स है। इसमें आप सोचोगे नहीं कि क्या करना है, इट विल ऑटोमेटिकली बी डन, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। सो दिस आर व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज। अनदर एग्जांपल इज, जब हमें छींक आती है, ओके, वी डोंट थिंक कि छींकना है या नहीं, आती है तो वी कांट कंट्रोल एंड छींक निकल ही जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सो ये सारे जो हमने मूवमेंट्स की बात की अभी, जो एक्शंस की, दैट इज़ ऑल्सो ए मूवमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, राइट। यहाँ पर भी हम जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसके लिए, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे तो उसके रिस्पॉन्ड में हम मूवमेंट कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली ये जो एक्शंस है वो किस तरह से होते हैं, बिकॉज ये जो एक्शंस है वो बहुत ही फास्ट होते हैं, ओके, तुरंत हम एक्शन लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो सपोज के इफ़ देयर इज ए वेसल इन विच सम hot substance is there, suppose for example there is hot water inside it and suppose we touched it by mistakenly, so किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उससे हमें बर्न ना हो, हमारा हाथ ना जल जाए। सो वन केस इज़ दैट कि हम उसके बारे में कॉन्शियसली सोचेंगे कि वो जो वेसल है वो हॉट है और वो अगर हम टच करके रखेंगे तो उससे हमारा हाथ बर्न हो सकता है, एंड फिर ये सोचने के बाद हम वहाँ से हाथ रिमूव कर दे। ये एक सिंपल पॉसिबल वे है। बट ऐसे में एक क्वेश्चन अराइज होता है, सॉरी, कि ये सोचने में कितना टाइम लगेगा, ओके, कितने टाइम में हम सोचेंगे और सब सोच के कितने समय में हम हाथ रिमूव करेंगे। सो ये डिपेंड करता है कि जो न्यूरॉन है वो ये जो यहाँ से रिसेप्टर ने जो हीट को रिसीव किया है, टच को रिसीव किया, वो कितने टाइम में जो है ब्रेन तक पहुँचेगा, ओके। एंड ब्रेन जो है वो भी न्यूरॉन से बना हुआ है, राइट। हमारा पूरा का पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, ओके। हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ब्रेन, राइट। सो वहाँ पर भी जो है सोचने के लिए इम्पल्स क्रिएट हो गए, और फिर सोचना इट इज़ ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ओके, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है ब्रेन के पास। ब्रेन जो है हमारा पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम टू थिंक फॉर द ब्रेन कि क्या एक्शन लेना है, राइट। सो टाइम लगेगा थोड़ा सा, राइट। द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन। हमारा जो ब्रेन में जो थिंकिंग टिश्यू है, जो सोचने वाला टिश्यू है, ओके, दैट कंसिस्ट व्हाट, दैट कंसिस्ट डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। वो बहुत सारे वहाँ पे न्यूरॉन्स के नेटवर्क एक साथ कंबाइन होकर वो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ओके। थिंकिंग टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन, बट इट इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली, मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है अरेंज है, ओके। It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body. And where this thinking tissue is in our body, it is in the forward end of the skull. ये जो हमारा skull है, right? ये जो हमारा स्कल है, इस स्कल का जो फॉरवर्ड पार्ट है, ओके, सामने वाला पार्ट है, वहाँ पर ये थिंकिंग टिश्यू प्रेजेंट है। और ये क्या रिसीव करता है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी पेन है या जो भी XYZ फंक्शन हो रहे हैं, वो सारा का सारा पूरे बॉडी से ये हमारा फॉरवर्ड पार्ट जो है स्कल का, डेट इज़ थिंकिंग टिश्यू तक पहुंच रहा है। सो जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया, जिसमें हम हमारा ब्रेन यूज़ करेंगे, हम सोचेंगे कि ये हॉट है और फिर सोचने के बाद डिसीजन लेंगे और हम हाथ रिमूव करेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे हॉट वेसल को टच किया, सो यहाँ पे थिग्मोरिसेप्टर्स ने पेन को डिटेक्ट किया, ओके, फिर इम्पल्स क्रिएट होके यहाँ पे न्यूरॉन के थ्रू ये ब्रेन तक पहुँचेगा। अब ये जो न्यूरॉन जो लेके जा रहा है ना सिग्नल ब्रेन तक, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। रिमेंबर दिस, जो पेन को यहाँ पे ब्रेन तक लेके जा रहा है, ओके। फिर ब्रेन क्या करेगा, सोचेगा कि ये पेनफुल है, यहाँ इससे मेरा हाथ बर्न हो सकता है, और फिर डिसीजन लेकर के हाथ रिमूव करना है। उसके बाद क्या होगा कि नर्व्स कैरी द सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर मूवमेंट। अभी ब्रेन ने डिसीजन लिया कि हाथ को वहाँ से मूव करना है, मूवमेंट करना है। सो यहाँ से फिर से ये सिग्नल जो है, मैसेज ट्रांसमिट होगा न्यूरॉन के थ्रू, एंड देन यहाँ पे जो मेरे मसल्स
के फाइबर्स है वहाँ तक ये मैसेज ट्रांसमिट होगा कि हाथ मूव करना है तो मैं हाथ मूव करूँगा। तो यहाँ पे जो ये सिग्नल ब्रेन से यहाँ पे जो मसल्स तक लेके आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, मोटर न्यूरॉन, दैट इज़ कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। ये फिगर अभी एग्जैक्टली समझते क्या, आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या है, बट अभी इतना समझ लो कि जो न्यूरॉन लेके जा रहा है ना ब्रेन तक मैसेज, दैट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज ट्रांसमिट करके ऑर्गन तक, पूरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन तक लेके जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोटर न्यूरॉन। ओके, सो इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ये। वो जो सिचुएशन है यहाँ पे इस गर्म चीज़ को हाथ लगाना इतना अर्जेंट सिचुएशन है कि अगर इसमें थोड़ा भी हम लेट होते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है वहाँ पे, राइट। सो हो सकता है कि जितने टाइम में हमारा ब्रेन सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है, उतने टाइम में हमारा हाथ बर्न हो जाए। सो ऐसे सिचुएशन में अगर ये जो टाइम लग रहा है, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है टू टेक द डिसीजन, वो अगर शॉर्ट हो जाए तो शायद हमारा हाथ ना जले। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ओके, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचाते, ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन सोचेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, ब्रेन तक नहीं, डायरेक्टली हम मोटर न्यूरॉन से ही कनेक्ट कर देते हैं। समझो ध्यान से बात, सेंसरी न्यूरॉन जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है ना, वो ब्रेन तक नहीं, डायरेक्टली हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन से, जो रिटर्न लेके आता है सिग्नल। तो जो टाइम है वो थोड़ा सा कम लगेगा और हम फटाक से हाथ रिमूव कर देंगे। सो दैट इज़ ओनली व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्स आर्क। Reflex arc means what? Here is the definition: a connection between the input, that is sensory nerve, and output, that is motor nerve, along with spinal cord, is called reflex arc. Reflex arc का definition है a connection between the input, that is the sensory nerve, जो brain तक मैसेज को लेके जा रहा है, इनपुट कर रहा है ब्रेन के अंदर, that is called as sensory nerve, and output, that is the motor nerve, जो ब्रेन से सिग्नल लेके जाता है मसल तक या फिर बॉडी ऑर्गन तक मूवमेंट करने के लिए। वो दोनों के बीच में जो कनेक्शन रहेगा अलॉन्ग विथ व्हाट, अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड, अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। सो नाउ ये जो सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन में ही ट्रांसमिट हो जाता है मैसेज और एक्शन ले लिया जाता है फटाफट। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है अभी के सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन एक दूसरे से कहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो द आंसर इज कि जहाँ पे सबसे पहले एक दूसरे से वो मिलेंगे, ओके, वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। नाउ nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. Now look at this figure, you can see that हमारा ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो है नर्व्स जो है पूरे बॉडी से जो भी सारे नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पास होते हैं ब्रेन तक। व्हाट इज रिटन हियर? नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी से जो भी नर्व्स है वो एक साथ मिलते हैं और एक बंडल फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी जो बैकबोन जिसे कहते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसके अंदर जो है बोन है ऊपर तो, पर अगर बोन के अंदर जो है बहुत सारे नर्व्स के बंडल फॉर्म होके ब्रेन तक पहुँचते। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते। Now let's understand what happened here in this reflex action. जब reflex action होता है तब क्या होता है? तो देखो ये है हॉट सब्सटेंस, यहाँ पे बायोमेट्रिकली हमने टच कर लिया। सो यहाँ पे जो हैंड में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, विच रिसेप्टर्स आर दैट? थिग्मो रिसेप्टर्स। उन्होंने हीट और पेन को डिटेक्ट किया। ओके, और फिर ये जो है न्यूरॉन की मदद से अब ये ब्रेन तक पहुँचने को ट्राई कर रहा है। ओके, और ये जो न्यूरॉन है दैट इज़ व्हाट? द सेंसर न्यूरॉन, दैट इज़ द इनपुट न्यूरॉन, राइट। सो यहाँ तक पहुँचा, बट एज इट इज़ एन अर्जेंट केस, यहाँ पे अर्जेंट केस है तो ये जो है मैसेज ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होगा। नॉर्मल केसेस में ब्रेन तक ट्रांसमिट होगा। अभी जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ, वो मेरे ब्रेन से ऑर्डर मिलने के बाद मेरा बॉडी फंक्शन कर रहा है। बट जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये जो मैसेज यहाँ तक पहुँचा है वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन यहाँ पे एंड हुआ, उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूरॉन है, मतलब कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? साइनेप्स है, दैट इज़ द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। और फिर ये न्यूरॉन
के बाद वापस एक गैप है और ये थर्ड न्यूरॉन है। तो यहाँ से ये जो केमिकल रिएक्शन की मदद से ये जो मैसेज है ट्रांसमिट होगा और फिर ये मोटर न्यूरॉन की मदद से मसल तक पहुँचेगा, हमारे जो आर्म्स की मसल है, और फिर मसल्स को यहाँ पे मैसेज मिलेगा कि हाथ मूव करना है, तो हम हाथ यहाँ से मूव करेंगे। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्टर, जो इफेक्ट करेगा इन द एंड। और यहाँ पे टोटल 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन में एक तो सेंसर न्यूरॉन जो रिसीव करके मैसेज को ट्रांसमिट करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, और ये एंड दिस इज़ द रिले न्यूरॉन जो रिले रेस में जैसे एक हाथ से लेके फिर आगे रन करके सेकंड वाले को पास करते हैं, राइट। उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया है उसे ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से लेके नेक्स्ट आगे जो न्यूरॉन है उसे पास कर देगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, रिले न्यूरॉन। फिर लास्ट में पहुँचेगा मोटर न्यूरॉन के पास एंड देन फिर वो जो है इफेक्टर के पास पहुँच के एक्शन कंप्लीट होगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन रिफ्लेक्स एक्शन। नॉर्मल केस में याद रखो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, दैट इज़ मैसेज टू ब्रेन जाता है, मगर जब रिफ्लेक्स एक्शन हो तो ब्रेन तक नहीं पहुँचता, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच के स्पाइनल कॉर्ड में ही डिसीजन ले लिया जाता है और फिर एक्शन ले लिया जाता है, तो एक्शन जो है हमारा फास्ट हो जाता है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड विच इज CNS। CNS मीन्स व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो और हमारा ब्रेन। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इंक्लूड होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज। नाउ वी सॉ दैट रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का यूज़ होता है, बट क्या रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड और कहीं पे यूज़ होता है? So definitely yes, there are some other functions of spinal cord too. Okay, जैसे कि we are thinking beings, we have the ability to think about and take decisions. As we discussed before also that spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है बंडल ऑफ नर्व्स है, जैसे पहले भी मैंने बताया, बंडल ऑफ नर्व्स है जो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करेंगे टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में ब्रेन सोचेगा। ओके, जो भी हमारे बॉडी पार्ट से मतलब कि लोअर बॉडी पार्ट से, ओके, बिलो दिस नेक, यहाँ नीचे से जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी नर्व्स के थ्रू टच हो या फिर पैर में लगा हो, हाथ में लगा हो, जो भी है वो नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगे, फिर देयर इज बंडल ऑफ नर्व्स, और फिर उसके बाद ब्रेन तक पहुँचेगी और ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। Okay, so spinal cord is made up of nerves. It is a bundle of nerves is there inside the spinal cord which supply information to think about. Okay, and ये information कहाँ पहुँचेगी, ब्रेन के पास, ब्रेन के पास पहुँचेगी, which is the main coordinating center of the body. Brain is the main coordinating center of the body, जो हमारा बॉडी कंट्रोल में है, that is because ब्रेन के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधे खड़ा हूँ, डेट इज़ बिकॉज ऑफ माई बॉडी इज़ इन कोऑर्डिनेशन विथ माई ब्रेन। सो दैट इज़ व्हाट, ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इफ यू टॉक अबाउट सम डेली लाइफ एक्शंस लाइक राइटिंग, रीडिंग, टॉकिंग, मूविंग चेयर, ओके, क्लैपिंग, all these actions are the examples of voluntary actions. Voluntary actions means what, which we do with our will, जो हम हमारी मन मर्जी से करते हैं। ओके, एक तो हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन जो हम बिना सोचे समझे हमारे से हो जाता है। ओके, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं। एंड द अनदर व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट इज़ द वॉलंटरी एक्शंस जो हम हमारे मर्जी से करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस में जो है ब्रेन जो है मसल्स को मैसेज ट्रांसमिट करेगा एंड फिर मसल्स वहाँ से मूव हो गए और हम मूवमेंट करेंगे, या राइटिंग या फिर रीडिंग या फिर स्पीकिंग, ये सारा सोच समझने के बाद ब्रेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। ओके, नाउ आवर नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज CNS and PNS. Understand this thing deeply, that CNS and PNS are the two classes of nervous system. Okay, two parts. What is CNS stands for? CNS means central nervous system. Okay, central nervous system, and PNS means peripheral nervous system. Okay, central nervous system and peripheral nervous system. ओके, ना व्हाट इज़ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जो सेंटर में है, हमारे बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में है जो है, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में है, दैट इज़ द वन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, ब्रेन से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो
कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। सो ये जो ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड हो गया। ओके, हियर आई हैव रिटन दैट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारे बॉडी के सेंटर में नहीं है, दैट इज सेंटर में आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा जो भी साइड बाई नर्व्स है वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड हो गए, एंड इन विच देर आर टू, दैट इज क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। क्रैनियल नर्व्स मीन्स व्हाट, ब्रेन सेंटर में है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन सेंटर में है। अभी जो भी मैं देख रहा हूँ, ओके, यहाँ पे जो भी मेरे फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करके मेरे ब्रेन तक जो नर्व्स पहुँचा रहे हैं ना मैसेज, यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग का, वो जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से कैरी करके ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं, या फिर जो नोज से हम स्मेल करते हैं या जो टेस्ट हम डिटेक्ट करते हैं, ये सारा जो भी मैसेज जो सुनते हैं हम, वो सारा जो मैसेज जो ब्रेन तक पहुँचा रहा है वो सारे के सारे नर्व्स क्रेनियल नर्व्स में आएंगे, दैट आर द कैटेगरी ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेन मीन्स व्हाट, स्कल, ये जो हमारा खोपड़ी है, ओके, जैसे खोपड़ी कहते हैं हिंदी में, स्कल, और क्रेनियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, क्रेनियम। सो क्रेनियम से जो भी अटैच्ड नर्व्स है, मतलब कि ये हमारा जो नेक है इसके अपर पार्ट में, यहाँ पे जो भी हमारा फेस में स्मेल डिटेक्ट कर रहा हो या फिर टेस्ट हो या फिर विज़न हो या फिर वॉइस हो, वो सारा डिटेक्ट करके जो ब्रेन तक पहुँचाएगा ना नर्व्स, दैट आर ऑल क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? क्रेनियल नर्व्स। Now the second is the spinal nerves. Spinal nerves arising from the spinal cord. अभी यहाँ पे ब्रेन हो गया, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे नेक के नीचे जो हमारा यहाँ लोअर बैक तक पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, लाइक दिस, यहाँ से जो भी नर्व सेपरेट हुए, मतलब कि यहाँ पे मैं सपोज कि इस बोर्ड को टच कर रहा हूँ, तो ये जो टच है वो टच मेरे ब्रेन तक मैसेज पहुँच रहा है, बट कैसे पहुँच रहा है, व्हाट इज़ द पाथ, यहाँ से पास होगा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचेगा। ओके, चाहे मैं हाथ से टच करूँ या मैं सपोज के पैर में मुझे कुछ लग जाता है, तो पैर से भी वो सारा का सारा मैसेज जो है नर्व्स के थ्रू पास होते हुए मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचेगा। ऐसे पूरे बॉडी पार्ट में, ओके, पूरे बॉडी पार्ट में फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप टिल हियर जो भी है सारे के सारे नर्व्स कहाँ पे अटैच है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे बंडल फॉर्म होगा नर्व सेल्स का, एंड देन फिर वो बंडल कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक। सो दैट इज व्हाट पेरिफेरल नर्व सिस्टम, एंड दैट इज द टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके, क्लियर हो रहा है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो क्लासिफिकेशन है फर्दर, दैट इज क्रेनियल नर्व्स अबव द नेक, ओके, एंड द सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स बिलो द नेक। क्लियर? सो CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, PNS में cranial nerves and spinal nerves. Okay, now this much function is controlled by our brain. The whole body is controlled with the help of our brain. So obviously हमारा जो ब्रेन है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस को हैंडल करना है अकेले ब्रेन को, राइट? सो वही चीज़ अब ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ इट वर्क्स. Okay, what are the functions of different parts? So majorly the brain is divided into three major regions, and that is forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, forebrain, midbrain and hindbrain. So now let's study about each one in detail, starting with first forebrain. So forebrain is the main thinking part of the brain. फोरब्रेन जो है वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, दैट इज़ द थिंकिंग टिश्यू विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. ओके, जो भी हम सोचते हैं ना, सोच के काम करते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर फोरब्रेन. ओके, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, हंगर एक्सेट्रा. ये जो हमारा ये टोटली ये क्या है, हमारा फोरब्रेन है. ओके, दिस इज फोरब्रेन, और इसमें जो ये कर्ल्स आप जो देख रहे हो, ओके, दिस कर्ल्स इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. ओके, दैट इज सेरेब्रम. ये जो हमारा पूरा सेरेब्रम है, यहाँ पे डिफरेंट एरियाज एलोकेटेड है. ओके, डिफरेंट रीजन्स है, जहाँ पर क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर्स है ना, 5 रिसेप्टर्स, उसके थ्रू जो भी न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज डिलीवर हो रहे उसके लिए सेपरेट एरियाज है. मीन्स व्हाट, ये फोरब्रेन में एक रीजन में
जो फोटो रिसेप्टर्स विज़न को डिटेक्ट करके मैसेज लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे डिलीवर होगा। ओके, एक कहीं पे ऐसा रीजन होगा जहाँ पे जो मैं सुन रहा हूँ वो जो मैसेज है वो डिलीवर होगा। एक पर्टिकुलर फोरब्रेन में ऐसा रीजन होगा जो टेस्ट का मैसेज रिसीव करेगा, एक पर्टिकुलर रीजन स्मेल का मैसेज रिसीव करेगा, एक टच का रिसीव करेगा। इस तरह से हमारे फोरब्रेन में देर आर सेपरेट एरियाज, ओके, सेपरेट एरियाज इन द फोरब्रेन विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट, फॉर हियरिंग, फॉर स्मेल, फॉर साइट, फॉर हंगर टू। मीन्स कि खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने के जब हमारा पेट भर जाता है सो वी स्टॉप ईटिंग फूड, दैट इज़ बिकॉज हमने सोचा कि अभी हमारा पेट भर चुका है तो अब हम खाना नहीं खाएंगे, या फिर हमने बहुत वर्क कर लिया है, बहुत खेला है या बहुत काम कर लिया, हम थक गए तो हमें भूख लगेगी। तो भूख लगने पर जो हमारा ब्रेन जो है रीड करता है कि अभी भूख लग रही है, खाने की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑल्सो डन इन द फोर ब्रेन एंड देयर इज़ ऑल्सो ए सेपरेट पार्ट फॉर द सेंसेशन ऑफ हंगर। तो इस तरह से फोर ब्रेन जो है हमारा, याद रखो ये चीज़, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड there are different regions which will receive different message from different receptors. Okay, सो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो देखा, ओके, मेरे आइस ने देखा, इसे क्या लिखा है, ये ह्यूमन ब्रेन। तो ये मैंने रीड कैसे किया, फोटो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, फिर न्यूरॉन के थ्रू ये फोर ब्रेन का जो भी रीजन है जो साइट को डिटेक्ट करेगा वहाँ तक मैसेज डिलीवर हुआ। उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरी ब्रेन में स्टोर्ड है, जो मेरी मेमोरी जो स्टोर्ड है मेरे ब्रेन में, उसके साथ उसको कोरिलेट करेगा। मतलब कि मैंने पढ़ा है दिस इज़ एच, मेरे ब्रेन को पता है दिस इज़ एच, दिस इज़ UMANBRAIN, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में ऑलरेडी है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे फोटो रिसेप्टर ने ब्रेन को भेजा, उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रेन में है उसके साथ मेरे ब्रेन ने कोरिलेट किया एंड देन मेरे ब्रेन ने डिसीज़न लिया कि ये यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन लिखा है, और फिर वो मैसेज मेरे माउथ तक पहुंचा और फिर मैं इसे प्रोनाउंस करूँगा। सो इस तरह से कुछ फंक्शन होगा। तो ये है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट। ओके, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम साथ में पढ़ेंगे। मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक वाटरिंग ऑफ माउथ, बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग फूड, चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल्स। देखो ये सारे एक्शंस कैसे एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, हम हमारे मन से नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हो रहे। हम जब टेस्टी फूड देखते तो माउथ में वाटर आ जाना, डेट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन ओनली, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। फिर बीटिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट बीट हो रहा है, हमें सोचना नहीं पड़ता हार्ट को बीट करवाने के लिए। क्या हम सोच रहे हैं कि अभी हमारा हार्ट बीट करवाना है तो कुछ करना पड़ रहा है हमको? नो, नथिंग वी हैव टू डू, खुद ही हार्ट बीट हो रहा है, राइट। देन ब्रीथिंग करने के लिए भी हमें याद नहीं रखना पड़ता कि सांस लेना है, सांस छोड़ना है, नो, वी डोंट हैव टू रिमेंबर, वो खुद ही हो रहा है ब्रीथिंग भी, राइट। देन फूड को डाइजेस्ट करना, खाना खा लिया, ओके, फूड डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें उसके लिए कोई फंक्शन नहीं करना पड़ता। ओके, हम वॉक कर सकते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए, बट that will help for good digestion, but that is not a specific thing to do for digesting food, वो खुद डाइजेस्ट हो जाएगा। देन चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पे फिगर में देखो ये जो प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा और बड़ा होता है। जब बहुत ज़्यादा लाइट एंटर होगी हमारे आइज़ में तो प्यूपिल जो है वो स्मॉल साइज़ का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मगर जब अंधेरा हो, मतलब लाइट डिम हो, तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, रिलैक्स करेगा। सो वो भी जो है प्यूपिल का साइज़ का छोटा होना, बड़ा होना, दैट इज़ ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस जो हम कंट्रोल नहीं करते, खुद ही हो जाता है। बट खुद ही हो रहा है फिर भी यहाँ पे ब्रेन का रोल तो होगा, राइट। तो ब्रेन यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एंड दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है वो ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। फोर ब्रेन अपना जो हम सोच के करते हैं वो सारे फंक्शंस करता है, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सारे इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट, जो भी हमारे यहाँ पे स्टमक के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। ओके, इंटेस्टाइन अपना फंक्शन कर रहा है, ओके, लंग्स अपने फंक्शन कर रहे हैं, लीवर अपना, किडनी अपना, जो भी सारे फंक्शन से हमको स्पेसिफिकली किसी को ऑर्डर देना नहीं पड़ता कि ऐसा फंक्शन करो, वो खुद ही हो रहा है फंक्शंस। तो वहाँ पे ये सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए
कौन है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये सारे मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे। ओके, उसमें स्पेसिफिकली जो ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है एंड वॉमिटिंग है। ओके, वैसे मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन कहाँ पे है वो भी देख लो। लुक, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन पार्ट। ओके, इनसाइड सेंटर मिड ब्रेन, देन दिस इज द हाइंड ब्रेन, ये जो हमारा बैक पार्ट है, दिस इज द हाइंड ब्रेन पार्ट। ओके, और जो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल है हमारे बॉडी में, जो ब्लड प्रेशर है हाई होता है या लो होता है, सलाइवेशन है यानी कि माउथ वाटरिंग ओनली, फिर वॉमिटिंग भी हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। जब बॉडी को ऐसा लगता है कि वॉमिट करना है तो वॉमिट हो ही जाएगा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो सारा कौन कंट्रोल करता है? दिस थिंग, 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग, ये कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। देखो यहाँ पे ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड दिस इज व्हाट मेड्यूला इज। मेड्यूला क्या कंट्रोल करेगा? इट विल कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। ओके, मेजरली। देन cerebellum is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Now look, where is cerebellum? ये है हमारा cerebellum। ओके, जो ये ट्री टाइप का आपने जो डायग्राम भी बनाया है, वो ट्री टाइप का जो ये चीज़ दिख रहा है, that is what cerebellum. Don't get confused between cerebellum and cerebrum. These are 2 different things. Many of the students get confused between these two. Cerebellum is here at the hindbrain part and cerebrum is the part of the forebrain part. Clear? तो cerebellum क्या करेगा कि जो भी हम वॉलंटरी एक्शंस करते हैं, मतलब जो सोच समझ के करते हैं ना एक्शंस, उसमें जो प्रिसाइशन है कि जैसे कि हम वॉक कर रहे तो स्ट्रेट वॉक करेंगे। ओके, साइकिल चला रहे तो प्रॉपर साइकिल सीधे सीधे चलाएंगे, या फिर जो भी हम बुक में लिखते हैं तो लाइन टू लाइन प्रॉपर लाइन में लिखेंगे, एक लाइन से सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में नहीं चले जाते। या फिर रीड करते समय भी मैनी इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक वाटरिंग ऑफ, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ रहे, जो भी ये एक्शन से प्रिसाइज वे में हो रहा है, ओके, कंप्लीट वे में हो रहा है, दैट इज बिकॉज ये कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस इज डन बाय सेरेबेलम। सेरेबेलम जितना डेवलप होगा उतना प्रिसाइज वे में हम वॉलंटरी एक्शंस करेंगे। ओके, जो यहाँ पे मैं अभी स्ट्रेट खड़ा हूँ, ओके, या फिर स्ट्रेट बैठ पे जाओ, सो ये जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है मेरा, ये जो पोस्चर मेंटेन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो डन बाय वूम, बाय व्हाट? सेरेबेलम। ओके, डन बाय सेरेबेलम। और जब बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जब बॉर्न होते तो उसके बाद तुरंत वॉक करने नहीं लग जाते, इट टेक्स सम टाइम्स अराउंड 1 ईयर। तो उस टाइम पे इनका जो ये सेरेबेलम पार्ट है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो वॉक नहीं कर पाते। ओके, जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा उसका सेरेबेलम डेवलप होगा, वो वॉक करने लगेगा। एज वेल एज जो ड्रंकर्स होते हैं, जो जब ड्रिंक करते हैं तो तब भी जो इफ़ेक्ट है वो सेरेबेलम पे पड़ता है, सेरेबेलम इम्बैलेंस हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो सीधे नहीं चल पाते। ओके, सो दिस इज़ व्हाट सेरेबेलम्स रोल इज़। अब ये सब कुछ तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन लुक्स लाइक, इट इज़ द फिगर लाइक दिस। ये इस तरह से यहाँ पे फिगर को ड्रॉ किया है। ओके, दिस व्यू इट इज़। सो यहाँ पे ये जो है हमारा फोरब्रेन है टोटली एंड दिस कर्ल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सेरेब्रम। सेरेब्रम का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा उतना शार्प वो माइंड होगा। ओके, मतलब कि जो कर्ल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ट्विस्ट जो देख रहे हो आप, वो जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा, जितना ज़्यादा ट्विस्टेड होगा उतना ही वो सरफेस एरिया को कवर करेगा। ओके, मतलब कि देख सकते हो कि सिंपल सा लॉजिक है, विलीस में हमने पढ़ा है विलीस के बारे में, स्ट्रेट हो या फिर इस तरह से कर्ल्स हो, तो यहाँ पर ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो माइंड शार्प होगा। एंड टू इंक्रीज द surface area, one simple thing you can do is you can eat healthy foods and like you can eat almonds and walnut, as well as meditation helps a lot. meditation करने से भी ये proof हुआ है कि जो cerebrum का surface area वो increase होता है। so you can try meditation too, but that you have to do consistent and for a long time period.
ओके, देन दिस इज व्हाट क्रेनियम, दैट इज द खोपड़ी जिसे कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, दैट इज द स्कल, दिस इज द मिड ब्रेन, ओके, दिस इज योर व्हाट द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स, यहाँ पे फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, दिस थ्री पैर आपको याद रखना है जो हाइंड ब्रेन के पार्ट है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स वाले टॉपिक में, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सो दिस इज व्हाट आर ब्रेन इज। अब इतना सेंसिटिव हमारा ब्रेन है, उससे पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल करना है, राइट। अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम, जिससे हमारे पूरे बॉडी पे बहुत ही मेजर इफेक्ट हो सकता है, ओके। सो उसके सेफ्टी के लिए क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स, ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स के अंदर फिट है, ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, स्कल कहते हैं जिसे, या फिर क्रेनियम भी कहते हैं, ओके, क्रेनियम, ओके, लुक हियर इट इज़ द क्रेनियम एंड उसके ऊपर फिर स्किन के लेयर्स हो गए, ओके, हमारा जो खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है फिट। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. Means what? कि ये क्रेनियम के अंदर भी आप देख सकते हो एक लेयर है, ओके, एक लेयर है जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, और ये जो लेयर है और ये जो ब्रेन है उसके बीच में स्पेस है। सो ये स्पेस क्यों है, ये स्पेस इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ फ्लूइड है, कुछ लिक्विड है, जो मतलब कि अचानक से हमें झटका लगे ब्रेन में, सो वो अंदर कंट्रोल रहे, मतलब डायरेक्टली हार्ड सब्सटेंस हो, डायरेक्टली स्कल हो तो क्या होगा, अचानक से जब हम झटके से मूव होंगे तो ब्रेन स्कल से यानी कि क्रेनियम से टकराएगा और डैमेज हो सकता है। सो बोनी बॉक्स क्रेनियम के अंदर फिर से एक फ्लूइड फिल्ड बलून है और उसके अंदर है हमारा ब्रेन, ओके। फ्लूइड फिल्ड बलून का रोल क्या है कि जब भी हम अचानक से मूव होते हैं, ओके, सडनली, सो ब्रेन जो है वो बैलेंस रहे, अगर वो मूव होता भी है तो लिक्विड होने के कारण वो वहाँ पे जो बलून है वहाँ पर ही टकराए और उसे डैमेज ना हो, ओके। एंड व्हेन यू टच द बैकबोन ऑफ योर्स, जब आप इसे टच करोगे, जैसे जैसे आप लोअर नीचे आओगे तो आपको बम्पी एक स्ट्रक्चर फील होगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द वर्टेब्रल कॉलम, और विच इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज बैकबोन। ये जो हमारा बैकबोन है, आप पीछे से इस तरह से आपको बम्पर टाइप लगेगा, दैट इज़ वो बोन है, और बोन के अंदर से क्या पास हो रहे, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन तक पहुँचाएंगे। सो वो भी जो बैकबोन है या फिर ये जो बैकबोन है या फिर जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम कहेंगे, वो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड है, ओके। सो फार जो हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट होने के बाद न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, डिसीज़न लेगा, फिर डिसीज़न लेने के बाद फिर से मैसेज ट्रांसमिट होगा न्यूरॉन के थ्रू, एंड इन द एंड एक्शन होगा। बट इन द एंड जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कर कौन रहा है, इन द एंड द एक्शन इज़ बिंग डन विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर, जो हमने रिफ्लेक्स आर्क में देखा, दैट इज़ द मसल। जो मसल है वो लास्ट में मूवमेंट करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मसल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। सो द सिंपलेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मसल तक पहुँचते हैं, मसल के फाइबर वहाँ पे मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फिंगर को मैं अब इस तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे ये किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स पहुँचा, यहाँ के मसल्स को मैसेज मिला और फिर ये मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। सो उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे ही सेंसेशन पहुँचा, ये मूवमेंट हो रहा है, फाइन, बट यहाँ के जो सेल्स है, जो मसल के सेल्स है, वो किस तरह से मूव हो रहे हैं, वो किस तरह से अपना शेप चेंज कर रहे हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, जो अगर हम सेलुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, जो मसल्स के जो सेल्स हैं उसके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है, ओके, याद रखो, उसमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है जो अपना शेप एज वेल एज जो उनका अरेंजमेंट है वो दोनों ही चेंज कर सकते हैं जैसे ही उन्हें न्यूरॉन से सेंसरी इम्पल्स मिलता है। मतलब कि जैसे ही मैसेज ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन के थ्रू मसल्स में, तो मसल्स के जो सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो अपना शेप
एज वेल एज अरेंजमेंट दोनों ही चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इम्पल्स मिलेगा वो अपना शेप और अरेंजमेंट चेंज करेंगे एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पे मूवमेंट होगा। सो यहाँ पे हमने एंड किया अबाउट एनिमल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट प्लांट एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो टिल दैट टाइम जो भी हमने पढ़ा अच्छे से रिवाइज करो, वापस देखो अगर नहीं समझ में आया, एंड टेक केयर, बाय।